हेलो गाइस, वेलकम टू एन अकेडमी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम कर रहे हैं हमारा डेली न्यूज़ एनालिसिस द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का। तो आज की जो हमारी न्यूज़ है वो है, एक तो आईएमएफ ने इंडिया का ग्रोथ डेटा जो है उसको कट किया है और जीडीपी फोरकास्ट को भी कट किया है और इसको ये 6.8% पे ले आया है, जो पहले ऑलमोस्ट 7.4% के आसपास था। तो हमें यहाँ पे अच्छा खासा कट जो है आधे परसेंट का वो देखने को मिल रहा है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे आरटीआई के बारे में। तो आरटीआई 2005 के अंदर आया था, जिसके अंदर आरटीआई कमिश्नर्स को लगाया गया था और हर स्टेट के अंदर एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को भी लगाया गया था। सिमिलरली सेंट्रल लेवल पे भी इसी तरीके से किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, लेकिन फिर भी वहाँ पे पेंडेंसी बहुत हो गई है, जैसे कि आम सिविल कोर्टों के अंदर पेंडेंसी होती है, उसके रिगार्डिंग है। उसके बाद आ जाता है आपका G7 को लेकर के। तो G7 के अंदर अगेन जो सपोर्ट है वो दिखाया जा रहा है फॉर यूक्रेन अगेंस्ट रशिया। तो रशिया ने जैसे ही मैसिव स्ट्राइक्स किए हैं आफ्टर द अटैक ऑन द क्रीमिया ब्रिज, जिसको हमने डिटेल्ड मैप स्टडी में पढ़ा था, उसके बाद से जो है एग्रेशन बढ़ रहा है यूक्रेन की तरफ से और G7 भी उसको सपोर्ट कर रहा है। तो G7 कंट्रीज़ का ग्रुप एक बार हम रिवाइज करेंगे। एंड उसके बाद जो हमारा न्यू GS2 का इंटरनेशनल अफेयर्स का जो टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसराइल एंड लेबनान। तो इसराइल और लेबनान, आपको पता है कि इन कंट्रीज़ की आपस में नहीं बनती है, किसी न किसी चीज़ को लेकर के इश्यूज़ जो हैं वो हमेशा ही चले रहते हैं दोनों कंट्रीज़ को लेकर के। लेकिन अब जो है इनका मैरीटाइम एग्रीमेंट हो गया है। तो मतलब कि पानी के अंदर आपकी बाउंड्री कहाँ पर होगी, इस साइड इसराइल होगा, इस साइड लेबनान होगा। वो जो लाइंस हैं, जैसे हमारे यहाँ भी LOC के अंदर कहीं साइड LAC के अंदर लाइंस हैं, ठीक है, हम इस लाइन को माने कि इस लाइन को माने। तो इस तरीके से जो सेपरेट लाइंस हैं तीन चार तरह के, उन चारों लाइंस को हमने स्टडी करना है और कौन सी लाइन के ऊपर एग्रीमेंट हुआ है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो हमने देखना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का हमारा होने वाला है। तो आप कह सकते हो मास्टर टॉपिक यही है। एंड इसके अलावा रोज़ की तरह हमारा MCQ और मेंस का क्वेश्चन होगा एंड साथ ही साथ कुछ और चीज़ें भी हम रिवाइज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके मेंस की प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स के क्वेश्चन की। तो जो आपका क्वेश्चन है आज का वो है विद रेफरेंस टू द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो BOP GS3 का पार्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स द करंट अकाउंट। तो 2014 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। करंट अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड, फॉरेन एसेट्स, बैलेंस ऑफ इनविजिबल, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। तो आपको इनमें से बताना है कि करेक्ट आंसर कौन सा है। ओनली 1, 2 एंड 3, 1 एंड 3, 1, 2 एंड 4। नीचे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दीजिए और वीडियो के अंत में हम इसको डिस्कस करेंगे। सो कमिंग ऑन टू द फर्स्ट न्यूज़, दैट इज IMF कट्स इंडियाज ग्रोथ फोरकास्ट। तो हमारा जो ग्रोथ फोर्स का फोरकास्ट है उसे कम कर दिया गया है 6.8% पे। और हमने अभी रिसेंटली देखा था कि RBI की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठी थी उसने भी इंडिया का ग्रोथ फोरकास्ट कम किया था एंड उसने कम करके इसको 7% पे रखा था। पूरी की पूरी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पॉजिटिव थी एक्सेप्ट फॉर द ग्रोथ फोरकास्ट। तो यहाँ पे हमें GDP कट देखने को मिला था 7% का। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग है कहीं ना कहीं वो मिस हो रही है। इन्फ्लेशन टारगेट हमारा होता है 4%, और अगर आप कम ज़्यादा भी लगाते हो तो ±2%, लेकिन जो इन्फ्लेशन है वो 7% अबव चल रही है और लगातार मोर देन 30 मंथ्स हो चुके हैं कि इन्फ्लेशन जो है अपने टारगेट के आसपास नहीं आ रही है। उसके बाद हमने देखा था कि वर्ल्ड बैंक ने भी डाटा निकाला था और वर्ल्ड बैंक ने भी कहा कि इंडिया का ग्रोथ जो है वो 6.5% के आसपास रहेगा। तो वहाँ पे भी हमें कट देखने को मिला था और सिमिलर लाइंस के ऊपर अब IMF ने भी 6.8 के ऊपर इसे कट किया है। अगेन जो रीजंस हैं वो यही हैं कि जो आपके यूक्रेन का वॉर हो रहा है उससे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। उसके बाद पैंडमिक वाला जो आप कह सकते हो प्री पैंडमिक लेवल के ऊपर कंट्रीज़ नहीं आ पाई हैं। उसके बाद ओपेक कंट्रीज़ और ओपेक प्लस कंट्रीज़ ने जो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए, तेल की प्राइसेस को बढ़ाने के लिए जानबूझ के आर्टिफिशियली कम कर दी है तेल की प्रोडक्शन, ताकि तेल की जो है सप्लाई कम हो जाए, डिमांड उतनी रहेगी या डिमांड बढ़ेगी तो रेट्स जो हैं वो ज़्यादा मिलेंगे। तो इस तरह की आर्टिफिशियल चीज़ें आ जाती हैं। और जो भी आपका महंगाई का डाटा है वो US के अंदर कंट्रोल नहीं हो रहा। USA के अंदर जब तक महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, वहाँ का फेडरल बैंक जो है इंटरेस्ट रेट पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाई जा रहा है, जिससे कि रादर जो भी लिक्विड मनी है मार्केट्स के अंदर वो भी एब्जॉर्ब हो रहा है। लेकिन फिर भी इन्फ्लेशन जो है उतना असरदार नहीं हो रहा। रादर आज जो है इन्फ्लेशन के नए डाटाज आ सकते हैं USA के, तो मे बी वहाँ पे हमें कुछ रिलीफ जो है वो देखने को मिले। हालांकि जो बाइडेन साहब ने तो कहा है कि इन्फ्लेशन नहीं है, लेकिन अगेन उनको कोई सीरियसली लेता नहीं है।
तो जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बढ़ती जा रही है इन्फ्लेशन के द्वारा, जो इनकम है वो उस ग्रोथ में नहीं जा रही है। और हमने एक और आर्टिकल में पहले देखा था स्टैगफ्लेशन, कि इंडिया के अंदर स्टैगफ्लेशन जैसी सिचुएशन आ सकती है, मतलब कि स्टेगनेंट इकोनॉमी बट विद इन्फ्लेशन, मतलब कि आपकी ग्रोथ बढ़ नहीं रही, महंगाई बढ़ रही है। 100 रुपये आपको पहले मिल रहा था, 100 रुपये ही आज मिल रहा है, लेकिन जो चीज़ आप 50 रुपये की खरीदे थे उसका रेट 60 हो गया है। मतलब कि आपकी सेविंग्स कम होती जा रही हैं, आपकी वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ अर्निंग्स जो है वो कम होती जा रही है। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट ट्रिगर है यहाँ पे, जिसके ऊपर हमें कुछ ना कुछ देखना है। और आरबीआई ने इसी को जो है टारगेट करते हुए थोड़ा सा जो है कुछ बेसिस पॉइंट रेपो रेट को भी इंक्रीज़ किया था, ताकि जो है हम किसी तरीके से रुपए को कंट्रोल कर सकें। लेकिन जो क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं और जो डॉलर इंडेक्स है, वो सारी की सारी चीज़ें जो इतनी ज़्यादा वॉलेटाइल हो रही हैं, उसके कारण से अभी भी महंगाई काबू में नहीं आ पा रही है। अगर हम बात करते हैं प्रीवियस परफॉर्मेंस की, तो हमने 8.7% की ग्रोथ देखी थी। और कोविड के जस्ट बाद, जब जैसे ही कोविड रिकवर होना शुरू हुआ था, उस टाइम पे हमने डबल डिजिट्स ग्रोथ भी देखी थी, 10% अबव। और हमारा टारगेट यही था कि हम 10% अबव से जो है ज़्यादा आगे बढ़ पाएंगे, लेकिन वो अभी अचीव हमें करने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। एज़ पर आईएमएफ ने कहा है कि इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है 2022 में, और 2023 में भी अच्छा ही करेगा, एंड बहुत ज़्यादा अदर कंट्रीज़ के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है। लेकिन जो ग्रोथ एस्पेक्ट है वहाँ पे हमें थोड़ा सा कट जो है परफॉर्मेंस को करना पड़ेगा। अगेन हमारे भी इन्फ्लेशन के नए डाटाज आने हैं, उसमें हमें देखना है कि कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन जो है वो कितना रहता है। अगर हमारा कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन जो है 5% के आसपास आ जाता है, तो हम इस रेंज में आ जाएंगे 4 ± 2% की रेंज में। वो हमारे लिए काफ़ी अच्छा एक पॉइंट होगा, जिसके अंदर सेविंग्स लोगों की बढ़ेंगी, और फिर जो है एक बूम हमें देखने को यहाँ पे मिल सकता है। और अगर हम पूरा 4% अचीव कर लेते हैं, जो कि आरबीआई कह रहा है कि हम अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं और हम कर लेंगे, तो फिर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ये अच्छी चीज़ हो जाएगी। फिलहाल हमारी नज़र होगी दोनों के दोनों इन्फ्लेशन नंबर्स पे, यूएसए के भी, क्योंकि यूएसए के इन्फ्लेशन से इंडिया के इन्फ्लेशन के ऊपर भी कुछ असर जो है पड़ता है, बिकॉज वी आर एन इम्पोर्टिंग कंट्री, हम नेट इम्पोर्टर हैं, नेट एक्सपोर्टर नहीं है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट आरटीआई। तो आरटीआई जो है आपका GS2 का पार्ट है, गवर्नमेंट लॉज का पार्ट है, और गवर्नमेंट बॉडी आ जाती है इंफॉर्मेशन कमीशन। तो हर स्टेट के अंदर जो है एक स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर और चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की पोस्ट होती है। इसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होती है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल चीफ एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। इसके अलावा इनके हर डिपार्टमेंट के अंदर हम एक PIO पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, या SPIO स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, APIO असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो हैं नियुक्त करते हैं। मतलब डेजिग्नेटेड जो लोग हैं, जैसे सपोज कर किसी भी ऑफिस में कोई सुपरिटेंडेंट है, उसको डेजिग्नेट कर दिया, तो इस तरीके से कि मतलब उसको जो है आरटीआई की इन्फॉर्मेशन सप्लाई करनी है विद इन 30 डेज एज पर द एक्ट। तो 30 दिन के अंदर अंदर आपने सेक्शन 6 के अंदर सपोज कर इन्फॉर्मेशन मांगी तो आपको देनी है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 17 साल हो गए हैं आरटीआई को, बहुत ही अच्छा रोबस्ट कानून था। पहले तो हमने देखा कि मोदी सरकार के अंदर इसको बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया गया, यानी कि इसकी आप कह सकते हो सैंक्टिटी को कम कर दिया गया। कैसे करा गया कि इनका जो टेन्योर है और स्टेटस है उनमें चेंजेस कर दिए गए। पहले इनका जो टेन्योर था वो हाई था, मतलब कि आपको इलेक्शन कमिश्नर जितना स्टेटस जो है वो ग्रांट किया गया था, बाद में इसको सेक्रेटरी जितना कर दिया गया था। सेकंड चीज़ क्या हुई थी कि इनका टेन्योर कम कर दिया गया था। पहले 5 साल का टेन्योर था, फिर इसे 3 साल का कर दिया गया था। पहले की इनकी जो टेन्योर था वो प्रोटेक्टेड था, मतलब कि 5 साल के लिए लग गए तो लग गया, आप उसे हटा नहीं सकते। तो वो इंडिपेंडेंट महसूस करता था गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक्शन लेने से। अब वो इंडिपेंडेंट नहीं रहा, क्योंकि अब सरकार उसे हटा भी सकती है। तो इन सब का जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट आया, वो क्यूमुलेटिव इफेक्ट ये आया कि अब जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं वो काम ही करके राजी नहीं है। वो सोच रहे 3 साल का पीरियड है, सरकार के अगेंस्ट काम क्यों करना, अपना ऐसे ही फाइलों को पेंडिंग रखी जाओ। तो सिविल कोर्ट की तरह डेटों पे डेटें जो हैं वो कहीं ना कहीं लग रही हैं। और अगर आप पाइल्ड अप कंप्लेंट्स देख रहे हो, तो आप देख सकते हो 2019 के अंदर जो है ऑलमोस्ट 2,18,000 थी, जो 2021 में 2,86,000 होगी, और अब 3,14,000 हो चुकी हैं। तो इस तरीके से बैकलॉग जो है वो बढ़ता जा रहा है इंफॉर्मेशन कमीशंस का। इसके अंदर आपकी अपील्स भी आती हैं और कंप्लेंट्स भी आती हैं। कंप्लेंट सेक्शन 18 के अंदर होती हैं, जो आप डायरेक्टली डाल सकते हो अगर आपको मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, या फिर आपकी अपील की भी सुनवाई नहीं की जा रही है। तो यहाँ पे भी इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स क्या करते हैं, वो कहते हैं जी नहीं जी, आप इसको कंप्लेंट को कन्वर्ट करा लो अपील में और आपको इन्फॉर्मेशन दिला देते हैं।
तो दे गिव यू बेसिकली अ चॉइस कि हम या तो फाइन लगाएंगे या फिर आपको इन्फॉर्मेशन दिलाएंगे। अब जो पर्सन डायर नीड ऑफ इन्फॉर्मेशन में, वो बेचारा कहता है इन्फॉर्मेशन। तो जो डेलिंक्वेंट ऑफिसर है, जो पीआईओ, एसपीआईओ या एपीआईओ है, जिसकी गलती है इन्फॉर्मेशन ना देना और आरटीआई एक्ट को इम्प्लीमेंट ना करना, उसको कहीं ना कहीं शील्ड किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा 8J हमने पहले भी पढ़ा था, 8J को बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया जा रहा है। 8G के अंदर बेसिकली सिर्फ एक ही चीज़ है जिसको आप यूज़ नहीं कर सकते, और 8J कहता है कि अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आप पार्लियामेंट के सामने या स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि विधानसभा के सामने प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो वो आपको नहीं देनी। कई सारे क्लॉजेज हैं, मेन क्लॉज ये है, और ये इस कानून के अंदर जो है, इस सेक्शन के अंदर रिजेक्ट कर देते हैं कि आपके तो आरटीआई नहीं बनती। फिर आप कंप्लेंट डालते हो, कंप्लेंट का कुछ नहीं होता, लंबी डेट लगती है 6 महीने की। 6 महीने के बाद आपका नंबर आता है, उस टाइम पे आप बोलते हो कि जी इसको फाइन भी लगाओ और मुझे जो है वो भी दिलवाओ, इन्फॉर्मेशन दिलवाओ। तो आपको कमिश्नर साहब बोल देंगे जी हम तो एक ही चीज़ करेंगे। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि आरटीआई को बहुत ज़्यादा डाइल्यूट और यूजलेस आप कह सकते हो किया जा रहा है, क्योंकि या तो आप डेलिंक्वेंट ऑफिसर को पनिशमेंट दिला दो तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं लगेगी, आपके हाथ तो ऐसे ही खुले खाली के खाली रह गए, क्योंकि वो हो सकता है आपको एकेडमिक पर्पसेस के लिए चाहिए हो सकता है कहीं पे किसी की गलत अपॉइंटमेंट हो उसको चैलेंज करने के लिए चाहिए हो, या हो सकता है पब्लिक इंटरेस्ट में चाहिए हो। तो वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। इसके अलावा जो दूसरा मेन रीज़न है वो आ जाता है पोस्ट्स को ना भरना। तो पोस्ट को ना भरना मतलब कि बहुत ज़्यादा पोस्ट जो हैं वो खाली पड़ी हैं। 165 जो पोस्ट हैं टोटल कंट्री के अंदर, उसमें से 42 पोस्ट जो हैं वो खाली पड़ी हैं, और 2 चीफ की पोस्ट भी खाली पड़ी हैं ऑल ऑफ द होल ऑफ द कंट्री। तो इसके कारण से भी जब आपके पास बंदे ही नहीं होंगे तो आप काम कैसे निपटाओगे, तो वो वाला इशू भी एक यहाँ पे कहीं ना कहीं देखने को हमें मिलता है। अब यहाँ पे आर्टिकल में इन्होंने ये भी कहा हुआ कि वुमेन रिप्रेजेंटेशन है, पर मेरे ख्याल से देखो हर जगह पे आप पॉलिटिक्स को घुसा दो, वो ठीक नहीं होता। यहाँ पे वुमेन रिप्रेजेंटेशन का कोई लॉजिक ऐसा तो है नहीं कि ये कोई वुमेन कमीशन है या यहाँ पे वुमेन को आपको राइट्स देने हैं कोई स्पेशल। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट यूजलेस है, आप इसे स्किप कर सकते हो। बाकी अगर आपने आर्टिकल के हिसाब से लिखना है तो दैट्स यू टोटली योर चॉइस, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी रिटायर्ड पर्सन लगते हैं। अब रिटायर्ड पर्सन के अंदर भी आप कहो नहीं जी वुमेन को लगाओ, कल को आप कहोगे कि रिजर्व कैटेगरी से लगाओ, तो मतलब मेरे ख्याल से इट इज़ इलॉजिकल। बट इन्होंने लिखा है तो मैंने आपको बता दिया है, अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू इनसे मैच करता है तो आप उसको भी अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आरटीआई, इसकी वीकनिंग के कॉजेज़ और जो प्रेजेंट सिचुएशन है और जो बैकलॉग क्रिएट हो रहा है और जो लैक ऑफ अपॉइंटमेंट्स है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है G7 कंट्रीज़। तो G7 कंट्रीज़ ने कहा है कि हम सपोर्ट करेंगे यूक्रेन को, जैसे ही रशिया ने जो है मैसिव स्ट्राइक्स करी हैं यूक्रेन के ऊपर। अब इशू क्या हुआ है कि हमने देखा था क्रीमिया का मैप प्लस हमने क्रीमिया का ब्रिज देखा था। अब क्रीमिया का ब्रिज जब से ध्वस्त हुआ है, एक बहुत ही बड़ा जो है इशू क्रिएट हो गया है कि रशिया और ज़्यादा एग्रेशन दिखा रहा है। रशिया कह रहा है कि पहले तुमने मेरी नॉर्थ स्ट्रीम्स को भी ख़राब किया, उसका भी हमने मैप देखा था 1 और 2 का, राइट। तो अब रशिया जो है एग्रेशन दिखा रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल थिंकर्स ऐसे हैं जिनका ये मानना है कि हो सकता है रशिया ये सब खुद ही करा रहा हो एंड अपने आप को ही विक्टिम दिखा के अपने अटैक्स को जस्टिफाई कर रहा हो। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखिए नॉर्थ स्ट्रीम 2 के अंदर जो लीकेज थी उसके बाद इन्होंने बहुत शोर मचाया और वो वर्किंग होने लगी। क्रीमिया ब्रिज जो था उसके अंदर अटैक्स हुए, बम ब्लास्ट हुए, इन्होंने बहुत शोर मचाया, इन्होंने अटैक्स भी किए और वो अब चालू भी होगी। तो अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा मैसिव अटैक होता है या बहुत ज़्यादा मैसिव डैमेज होता है तो 1-2 दिन में या एक हफ्ते में आप उसे दोबारा से चलता कैसे कर पा रहे हो? इट मीन्स कि समथिंग इज़ फिशी। तो इसीलिए जो G7 कंट्रीज़ हैं वो रशिया की साइड नहीं है, रादर वो कह रहे हैं कि हम सपोर्ट करेंगे किसको, यूक्रेन को अगेंस्ट रशिया। और यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए जैसे अमेरिका ने तो बोला ही था कि हम आर्म्स एम्यूनिशन आपको दूंगे, डॉलर्स की कई बिलियन डॉलर्स की सपोर्ट भी करेंगे। अब बाकी G7 कंट्रीज़ भी जो हैं इसके सपोर्ट में आ गई हैं रशिया के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि भाई प्रेसिडेंशियल पैलेस के आसपास भी इन्होंने बमबारी करी और मैं सिर्फ कुछ ही मीटर्स दूरी पे था और ये मुझे भी मार सकते थे। तो वो सारे के सारे इश्यूज़ अलग से हैं। तो अब देख लेते हैं G7 कंट्रीज़ को। तो ये हैं वो G7 कंट्रीज़ जो सपोर्ट कर रहे हैं रशिया के अगेंस्ट यूक्रेन को। कनाडा, यूएसए, अगेन यूएसए के इन्फ्लुएंस में यूके, उसके बाद इटली, जर्मनी, फ्रांस और जापान। तो एशिया से सिर्फ जापान है इसके अंदर। यूके के साथ वाले सारे यूरोपियन यूनियन वाले कंट्रीज़ हो गए और उसके बाद यूएसए के साथ हो गया कनाडा। ये सारे के सारे जो हैं अगेंस्ट रशिया फ़िलहाल हैं और ये सब जो है सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन को। अब प्रॉब्लम क्या है? डिस्ट्रस्ट।
जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि यूएसए के ऊपर डिस्ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यूएसए कहता कुछ है करता कुछ है, और यूएसए के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट कोई होता नहीं है। अगर आपको याद हो तो जनवरी फरवरी में सबसे ज़्यादा यूएस से नहीं उकसाया था कि तू नेटो ज्वाइन कर ले, तू अटैक कर दे, हम तो मेरे साथ हैं, और उसके बाद कुछ हुआ है नहीं, साथ कोई दिया नहीं। ठीक है, तो डायरेक्ट इम्पैक्ट इसके ऊपर कुछ होता नहीं, भड़का देता है ये, और बेचारा यूक्रेन जो है वो हार गया, या आप कह लो कि काफ़ी ज़्यादा उसको लॉसेज जो है वो सफ़र करने पड़ गए। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं यूरोपियन नेशंस की, तो इनको बेचारों को फिर भी डायरेक्ट इम्पैक्ट है। इनको डायरेक्ट इम्पैक्ट क्यों है? क्योंकि इनकी गैस बंद हो जाएगी। अब अगर हमने देखा कि ये कहते हैं कि हम सैंक्शंस लगा देंगे जर्मनी वाले, और जो तुम्हारी नॉर्थ स्ट्रीम्स 1 और 2 है, इधर से हम तुम्हारी गैस नहीं खरीदेंगे, ना खरीदो, विंटर्स आ रही है, इन्हीं का ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इनके यहाँ पे फ्यूल इन्फ्लेशन जो है 10% अबव चली गई है। ठीक है, फ्यूल इन्फ्लेशन बढ़ने से फूड इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो इनका नुकसान ज़्यादा हो रहा है जैसे जैसे विंटर्स आ रही हैं। और रशिया रादर इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकता है, कैसे? प्राइसेस बढ़ा के। हमने देखा कि ओपेक प्लस के अंदर भी रशिया है। ओपेक प्लस ने अभी क्या कहा था कि हम प्रोडक्शन कम कर देंगे। प्रोडक्शन कम कर देंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी सप्लाई तो उतनी रही, सप्लाई कम हो जाएगी और आपकी डिमांड उतनी रहेगी, तो हम ज़्यादा प्राइसेस पे सामान बेचेंगे। तो ये कि पूरा का पूरा जो प्लान है इन्हीं के अगेंस्ट बैकफायर कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो शोर मचा रहा है वो यूएसए है, और सबसे ज़्यादा सेफ भी यूएसए, क्योंकि यूएसए को कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ ही नहीं रहा। ना वो डायरेक्टली वॉर के अंदर इन्वॉल्व है, ना उसके बंदे मर रहे हैं, ना उसको कोई एनर्जी क्राइसिस होने वाला है, ना उसका कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे फ़र्क पड़ रहा है। सारी महंगाई और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फ्यूल वो सारा कुछ यूरोपियन यूनियन के ऊपर असर पड़ रहा है, और जो डायरेक्ट इम्पैक्ट था वो बेचारे यूक्रेन के ऊपर था, जिसको अभी भी ये उकसा रहे हैं कि तो और लड़। और आम आदमी जो है यूक्रेन का वो मारा जा रहा है। तो आम आदमी जो है उसकी डेथ्स हो रही हैं, उसके परिवार में डेथ्स हो रही हैं, उसकी पूरा बिजनेस ठप हो चुका है, उसके लिए शायद रोटी पानी के लाले पड़ रहे हैं। एंड शायद इसीलिए हो सकता है रेफरेंडम जिसको कहा जा रहा है एक होक्स था, लेकिन हो सकता है काफ़ी हद तक वो रेफरेंडम ठीक भी रहा हो। तो ये सारे के सारे इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर हमें जो है कंटेम्पलेट करना चाहिए, और देखने वाली बात होगी कि ये वॉर एस्केलेट होता है या स्टॉप हो जाता है। मेरे ख्याल से स्टॉप हो जाना चाहिए, बहुत टाइम हो चुका है, बहुत ज़्यादा लॉसेज हो चुके हैं, इकोनॉमिकल लॉसेज हो चुके हैं। और हमारी अगर इसी तरीके से इनकम बढ़ी नहीं, इंडिया के अंदर भी अगर हम बात करते हैं, इनकम तो हमारी बढ़ नहीं रही है, हम आम आदमी की, मिडिल क्लास आदमी की, लेकिन खर्चे आपके बढ़ते जा रहे हैं। तो आपको कल को बच्चे भी पालने हैं, आप भी बड़े हो रहे हैं, कमाइयाँ भी करनी है, तो आप कैसे करेंगे? जो गवर्नमेंट सेक्टर में है उसको तो चलो डीएनएस अलाउंस मिल जाएगा, पेंशनर्स को डीएनएस रिलीफ मिल जाएगा, इन दोनों के बारे में कमेंट सेक्शन में बताओ, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन जो बाद में आदमी है जो कि अपना काम कर रहा है, प्राइवेट नौकरी कर रहा है, फिर वो कहाँ जाएगा? तो ये सारे के सारे जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं बैठ के डिप्लोमेटिकली चर्चा होनी चाहिए और डिप्लोमेटिकली हल निकलना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है इसराइल और लेबनान का। इसराइल और लेबनान की ये आप देख सकते हो मैरीटाइम बॉर्डर। तो ये है लेबनान, ये है इसराइल। ठीक है जी। तो इसके अंदर जो है एक यूएस की इंटरवेंशन के बाद एक डील हो गई है कि हम मैरीटाइम बॉर्डर डिस्प्यूट को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। आपको पता है कि सब कंट्रीज़ को उनके कोस्ट के ऊपर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक बाउंड्री मिलती है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मिलता है, जिसके अंदर सिर्फ वही जो संपदा है पानी से नीचे वाली, चाहे उसके अंदर कोई लैंड मास हो, चाहे उसके अंदर कोई मिनरल्स हो, ऑयल हो, वो सारे वो यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे लेबनान कहता था कि ये, और इसराइल का डिस्प्यूट जो था वो था इन 4 लाइनों को कि कौन सी लाइन को आप मानोगे कि इन दोनों के बीच की बाउंड्री है। लाइन 1, हॉफ लाइन, लाइन 23 या लाइन 29। अब ये लाइंस का डिस्प्यूट इसलिए था क्योंकि यहाँ पे गैस फील्ड्स हैं। अब कुआना गैस फील्ड आप देख सकते हो यहाँ पर है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा गैस है, और खरीश गैस फील्ड है जिसके अंदर अगेन काफ़ी ज़्यादा गैस है। दोनों मेडिटेरेनियन सी के अंदर फॉल करती हैं। तो अब इसके अंदर डिस्प्यूट था कि आप कौन सी लाइन को मानते हो। अगर आप ट्रेडिशनली हॉफ लाइन को मानते हो तो उससे क्या होगा, पूरा का पूरा खरीश गैस फील्ड इसराइल को मिल गया, प्लस 50% से ज़्यादा या ऑलमोस्ट 50% आप कह सकते हो कि कुआना गैस फील्ड भी जो है इसराइल को मिल जाएगा, तो और लेबनान को कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर लेबनान के एंगल से देखें तो लाइन 29 में उसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि कुआना गैस फील्ड पूरा मिल गया, और खरीश जो गैस फील्ड है उसका भी कुछ पार्ट मिल गया, अराउंड 50% आप लगा लो, 40% लगा लो, वो मिल गया। तो ये इश्यू जो था इनके बीच में था। एंड अब जो लाइन 23 है उसको फाइनलाइज किया गया है कि हम लाइन 23 को मैरीटाइम बॉर्डर मानेंगे, यानी कि जो ये पर्पल वाली लाइन है, ये वाली पर्पल। तो इसको मैरीटाइम बाउंड्री मानने से खरीश गैस फील्ड जो है ये टोटली इसराइल को मिल गई, तो यहाँ पे तो कोई डिस्प्यूट रहा ही नहीं। विद रिस्पेक्ट टू क्वाना गैस फील्ड ऑल्सो ये जो है शेयर हो जाएगी, लेकिन इसका मेजॉरिटी एरिया जो है वो लेबनान को मिल गया, इसलिए लेबनान इसके अंदर काफ़ी हद तक आप कह सकते हो खुश है।
अब इसके अंदर जो है अगेन एक्सप्लोरेशन जो है वो लेबनान के अंदर रहेगी, क्योंकि शेयर्ड का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा का पूरा एक्सप्लोरेशन आधा वो कर रहे हैं आधा वो कर रहे हैं। सो एक्सप्लोरेशंस विल बी विद लेबनान। तो एक्सप्लोरेशंस का राइट जो है वो लेबनान के पास रहेगा। जो भी मेरे ख्याल से मटेरियल निकलेगा वो जो है ये शेयर आपस में कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक जो इशू है वो अभी भी ये है कि इसराइल के साथ कह रहे हैं कि कोई फॉर्मल सिग्नेचर्स नहीं हुए हैं। तो अभी जो एग्रीमेंट है वो यूएसए के साथ लेबनान ने मान लिया है, यूएसए बीच में मध्यस्थता कर रहा है, लेकिन इसराइल के साथ डायरेक्ट कोई सिग्नेचर्स लेबनान के नहीं हुए हैं। तो अभी एक ट्राईपैटाइट एग्रीमेंट की तरह से यूएसए इसमें दोनों को पार्टीज को लाएगा, क्या करेगा वो देखने वाली बात होगी। बट एज ऑफ नाउ मुझे जो लगता है ये जो मैटर है ये फाइनली क्लोज हो गया है। तो आपको इसके अंदर याद रखना है कि तो लेबनान, फिर इसराइल, उसके बाद खरीश गैस फील्ड और क्वाना गैस फील्ड आपसे पूछी जा सकती है, मेडिटेरियन सी के अंदर आती हैं दोनों। और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। लाइंस के नाम याद रख सकते हो, हॉफ लाइन या मेन लाइन, तो ठीक है। और जो अब एग्रीमेंट हुआ है वो लाइन 23 पे हुआ है। अब आ जाते हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर। तो था बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को लेकर के कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में बैलेंस ऑफ ट्रेड, फॉरेन एसेट्स, बैलेंस ऑफ इनविजिबल और स्पेशल ड्राइंग राइट्स में से क्या क्या आता है, हमें इसमें से करेक्ट आंसर जो है वो बताना था। तो अगर आप बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की बात करते हैं तो इसके दो मेन एस्पेक्ट्स होते हैं, एक तो करंट अकाउंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट का मतलब आपके जो डे टू डे वाले इन्फ्लोज हो गए, और कैपिटल अकाउंट के अंदर आपके वो चीज़ें आ जाती हैं जिससे कि आपकी कोई एसेट क्रिएशन होती है। तो ये दो तरह की आप कह सकते हो, एसेट क्रिएशन और यहाँ पे डे टू डे। तो इस तरीके से आप शॉर्ट में याद रख सकते हो इन दोनों चीज़ों को। तो हमने बताना है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर क्या क्या आता है। तो अगर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की बात करते हैं तो इसके अंदर बैलेंस ऑफ ट्रेड आपका आएगा, ये ट्रू है कि आपने जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बेचे उसका आप प्लस माइनस कर रहे हो। फॉरेन एसेट्स नहीं आएगा क्योंकि ये कैपिटल एसेट्स के अंदर तो कोई स्पेशली आ नहीं रहा। उसके बाद बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स आएगा, इनविजिबल्स का मतलब सर्विसेज होता है। तो आप अगर थोड़ा सा इकोनॉमिक्स आपने पढ़ रखी है तो आपको याद होगा ये इसका मतलब सर्विसेज होता है, वरना कन्फ्यूजन हो जाती है इनविजिबल्स क्या चीज़ है। फिर आता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। इसका मतलब ये होता है कि आप कैपिटल में से पैसा निकाल सकते हो एज एन एंटरप्रेन्योर। तो इसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है। तो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, तो हमारा सी हो गया करेक्ट आंसर। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, अच्छे से इसे याद करिएगा, वरना इकोनॉमिक्स की क्लासें आप देख सकते हो। जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया हुआ वो अनअकैडमी को ज्वाइन करके भी कर सकते हो। जो मेरे से पढ़े हुए उनको मेरे ख्याल से आता ही होगा, वरना आप जहाँ से भी पढ़े आप रिवाइज कर सकते हो अपने नोट्स को। नेक्स्ट आता है हमारा मेंस का क्वेश्चन। तो मेंस का क्वेश्चन आज का है जस्टिफाई द नीड ऑफ एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट for the development of the Indian economy and why there is a gap between MOU signed and the actual FDIs। तो MOU सपोज करो $2 बिलियन का हुआ, लेकिन जो एक्चुअल FDI आती है वो से $1 बिलियन आई। तो ये जो डिफरेंस है ये क्यों क्रिएट होता है, एंड सजेस्ट सम स्टेप्स फॉर इंक्रीजिंग एक्चुअल FDIs इन इंडिया। और एक्चुअल FDIs को इंक्रीज करने के इंडिया के अंदर क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है, या आप आंसर लिख के टेलीग्राम पे भी भेज सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, जो कि है टेलीमानस। तो टेलीमानस बेसिकली क्या है, मेंटल हेल्थ के लिए जो हम वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे बनाते हैं उसके लिए हम एक असिस्टेंस बना रहे हैं जो कि टेलीफोनिक असिस्टेंस होगा। एक 24/7 यानी कि 24 घंटे सातों दिन खुला रहने वाला एक टेलीफोन नंबर जारी किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, जो कि हर स्टेट में और हर यूटी के अंदर होगा। जिससे कि अगर आपको किसी भी तरह की मेंटल इश्यूज हो रही है या साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस हो रहा है, एनजाइटी डिसऑर्डर हो रहा है, तो आप वो सारी इश्यूज जो हैं फ़ोन पे बता सकते हैं। एंड आपको बेसिकली तुरंत प्रभाव से वो सोल्यूशंस जो है वो प्रोवाइड करेंगे। जो ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट हैं वो आपकी बात को सुन करके आपको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो ये बहुत ही एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि मेंटल हेल्थ इंडिया के अंदर देखा जाए तो टैबू है, और बहुत सारे लोग, अगर आप 5-7 साल पीछे चले जाएँ तो बिल्कुल ही कहते थे कि मेंटल हेल्थ इशू है तो मतलब पागल है। तो एनजाइटी या फिर आप कह सकते हो कि मेंटल डिस्ट्रेस होना, इसको जो है किसी भी तरीके से एक नॉर्मल व्यक्ति का इमोशनल डिस्ट्रेस है वो समझा नहीं जाता था। तो उसकी पेनिट्रेशन करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ स्कूल्स के लिए भी हमने देखा था इस तरह के स्कूल स्कीम्स बना रही है गवर्नमेंट, कि स्कूल्स के अंदर साइकोलॉजिस्ट्स को बिठाया जाए जो कि बच्चों की काउंसलिंग टाइम टू टाइम कर सकें। तो अगर कोई बच्चा भी ऐसा है जो पेरेंट्स को कोई बात नहीं बताना चाहता या नहीं बता सकता, तो वो भी इस नंबर के थ्रू, टेली मानस के थ्रू जो है अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को रिजॉल्व कर पाएगा।
इसके अंदर 2 टायर्स रखे जाएंगे। टायर 1 के अंदर जो है स्टेट्स होंगे, जिसके अंदर ट्रेंड काउंसलर्स भी होंगे और मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट्स भी होंगे। और टायर 2 के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्पेशलिस्ट होंगे जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर या मेडिकल कॉलेजेस के अंदर जो है वो बैठेंगे, और वो ई संजीवनी के थ्रू ऑडियो और वीडियो, यानी कि आपको वीडियो कॉल के थ्रू भी कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के थ्रू। अगर आप जो है ऑडियो कॉल से संतुष्ट नहीं है या फिर आपको थोड़ी ज़्यादा मदद की जो है वो ज़रूरत है। ये कॉम्प्रिहेंसिव और एक नेशनल लेवल का डिजिटल वेलबींग सेटअप है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाना चाहती है, ताकि कोई भी इंडियन जो है वो फिजिकल के अलावा जो मेंटल हेल्थ का ब्लॉकेज क्रिएट हो जाता है वो मेंटल हेल्थ से पीड़ित ना रहे, और बेसिकली उसको एक अफोर्डेबल सोल्यूशन, फ्री ऑफ कॉस्ट सोल्यूशन जो है वो घर बैठे बैठे मिल सके। इससे हम स्वस्थ और आत्मनिर्भर भारत की भी नींव रखते हैं। साथ ही साथ स्कूल के बच्चों को इससे जोड़ करके, कॉलेज के बच्चों को इससे जोड़ करके उनकी जो यूथ वाली प्रॉब्लम्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती रहे। अगर आप यूपीएससी सीएससी की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अब मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप यूपीएससी का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लें जनरल स्टडीज़ के लिए, जिसके अंदर आपको प्लस, आइकॉनिक और लाइट 3 वेरिएंट्स मिल जाते हैं। प्लस वेरिएंट के अंदर आपका फुल कोर्स रहता है। आइकॉनिक के अंदर आपको 1-on-1 लाइव मेंटरशिप मिल जाती है, जिसके अंदर अगर आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए, मोटिवेशन है, स्ट्रैटेजी बिल्डिंग है, उसके अंदर आपको एक डेडिकेटेड अनअकैडमी का ट्यूटर जो है आपको लगातार आपके टच में रहेगा, हेल्प करता रहेगा। और अगर आप एक वेटरन एस्पिरेंट हैं, आप ऑलरेडी कई बार तैयारी कर चुके हैं और आपके अंदर कुछ कमियां जो है वो रह गई हैं, जिसके लिए आप सिर्फ टेस्ट सीरीज एक्सेट्रा या रिवीजन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप लाइट कोर्स को भी ऑप्ट कर सकते हो। सभी कोर्सेज के अंदर आपको अट्रैक्टिव ईएमआई ऑफर्स और लॉन्ग टर्म प्लान्स के ऊपर डिस्काउंट्स जो हैं वो भी मिल जाएंगे। जो भी कोर्स आप चूज़ करते हैं उसके अंदर पूरे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप यूज़ करिए मेरा कोड ANI7, ये मेरा रेफरल कोड है, इसको आप यहाँ पे डालेंगे तो प्राइसेस जो है 10% से डिस्काउंट हो जाएंगे किसी भी कोर्स में, किसी भी ड्यूरेशन के कोर्स में। चाहे आप 1 साल का लें, 2 साल का लें, 6 महीने का लें, या फिर आप प्लस लें, आइकॉनिक लें, लाइट लें, सभी में आपको ये बेनिफिट जो है वो मिलेगा। एंड उसके बाद आपको करना क्या है, इसका स्क्रीनशॉट मुझे टेलीग्राम पे भेजना है। वंस यू सेंड मी ऑन टेलीग्राम आई विल ऐड यू टू माई ग्रुप। एंड उसके बाद आपको कोई भी डाउट्स हों, कोई भी गाइडेंस चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू अन अकेडमी, या कोई भी और हेल्प चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्सेज या अन अकेडमी से रिलेटेड, या कोई आपको नोट्स चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको हेल्प कर पाऊँगा। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और आपको कुछ जानने को मिला होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।